हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज की क्लास महत्वपूर्ण व शानदार होने वाली है, जिसमें क्वेश्चनों के साथ साथ हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं। फटाफट रिवीजन के साथ और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ क्लास होने वाली, तो बने रही वीडियो के अंत तक और क्लास को पूरा देगी। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम व त्रिपुरा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। जिसमें 8 राज्य कौन कौन से दोबारा देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम व त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। इसी तरह आपको शानदार क्लास होने वाली है आज की, सभी में आपको फैक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लक्षद्वीप व मिनिकॉय को कौन सा चैनल जोड़ता है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय को कौन सा चैनल जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय को जोड़ता है, जिसमें 8 डिग्री, 10 डिग्री, 38 डिग्री ये कौन कौन से जोड़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लक्षद्वीप व मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। आगे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री किसको जोड़ता है, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और 9 डिग्री चैनल अभी बात की लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के को जोड़ता है। अंडमान व निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, क्लास को अंत तक बने रही। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य और 8 डिग्री चैनल ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है 7 देशों से। अब 7 देश कौन कौन से इनके बारे में बात करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। अब 7 देश कौन कौन से ये बात कर लेते हैं। तो 7 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व म्यांमार। इन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। पाकिस्तान, दूसरा नंबर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज व व्यास नदी के बीच का मैदान क्या कहलाता है। सतलज व व्यास नदी के बीच का मैदान क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बिस्त दोआब। सतलज व व्यास नदी के बीच का मैदान क्या कहलाता है, बिस्त दोआब। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, बिस्त दोआब। बारी दोआब, मालवा का मैदान और सतलज का मैदान, इनके बारे में भी फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बारी दोआब। बारी दोआब रावी व व्यास नदियों के बीच का मैदान है। किन किन के मध्य स्थित है, बारी दोआब, रावी व व्यास नदी के बीच का मैदान। और मालवा का मैदान सतलज व घग्गर नदी के बीच का मैदान। मालवा का मैदान सतलज व घग्गर नदी के बीच का मैदान, बारी दोआब, रावी व व्यास नदियों के बीच का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश, एमपी में स्थित है अमरकंटक चोटी, जिससे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी से मध्य प्रदेश से होता है, ये बात कर ली। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती है। ये श्रेणियाँ भाई पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य बहती हैं, तो विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी बहती है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है गुजरात राज्य में, राज्य पूछे तो गुजरात में। और धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। यह विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास,
अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, इनके बारे में आगे बात करेंगे फैक्ट के बारे में, लेकिन भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है जो भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब टिहरी बांध, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपके सामने कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये बात कर ली, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, और अभी नया नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क और पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। और राज्य कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और पहला कौन सा? तो पहला ये जिम कॉर्बेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। निम्न में से कौन सा घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? कौन सा घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आप सभी को पता है डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है। पंपास, लानोज, कंपास, इनके बारे में बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण घास के मैदान है हमने लिए। पंपास घास के मैदान जो अर्जेंटीना में स्थित हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? अर्जेंटीना में। और कंपास घास के मैदान ये ब्राज़ील में स्थित है। और लानोज घास के मैदान ये वेनेजुएला में स्थित हैं। और अभी बात की डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, कंपास घास के मैदान ब्राज़ील में और लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट पूछा है, ना कि सूर्य के निकट पूछा है। यहाँ पूछा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। बुध इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। अब सौरमंडल के बारे में आगे थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने। और कुल ग्रह कितने? ग्रहों की संख्या है 8। कुल ग्रह कितने? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह बुध। ये क्वेश्चन आ गया कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? तो बुध। वहाँ पूछा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो वहाँ हो जाएगा शुक्र। यहाँ पूछा सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ये है वरुण। तो दोस्तों कैसी लगी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। अब बात करते हैं WTO के बारे में। WTO स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 1995। पूरी डेट याद रखना, 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। WTO व्यापार का स्रोत संगठन है। व्यापार का स्रोत संगठन कौन सा है? WTO, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है?
अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक पूछिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबरनामा। अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अकबरनामा। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। हुमायूंनामा, इंडिका, अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन बात करते हैं अभी? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम द्वारा लिखित है हुमायूंनामा पुस्तक। और अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि ने लिखी, पाणिनि द्वारा रचित है अष्टाध्यायी पुस्तक। और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज और अष्टाध्यायी के पाणिनि और हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? कलमकारी चित्रकला पूछा, चित्रकला का सवाल है, किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कलमकारी आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, आंध्र प्रदेश। अब चित्रकलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है बिहार की प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। फुलवारी चित्रकला पंजाब की प्रसिद्ध है। वल्ली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य की। चिकनकारी चित्रकला उत्तर प्रदेश की। चिकनकारी उत्तर प्रदेश की, वल्ली महाराष्ट्र, फुलवारी पंजाब और मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठित आयोग है। योजना आयोग के स्थान पर गठित आयोग कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ये योजना आयोग पर बनाए गए। अब योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो ये थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं, ये थे अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। 1950 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अब संपूर्ण डिटेल के बारे में बात करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? ये 324 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त किसको बनाया गया था? यह बनाया गया था सुकुमार सेन को। सुकुमार सेन ने भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए थे। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? ये बनी थी रमा देवी। रमा देवी भारत की पहली निर्वाचन आयुक्त बनी थी। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। और अनुच्छेद कौन सा निर्वाचन आयुक्त से संबंधित? 324। स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में। आप सभी को पता है कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कौन से मौलिक अधिकारों का वर्णन? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण बात कर लेते हैं। अनुच्छेद कौन सा? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। और वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 6। क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसको हटा दिया गया था। तो अब वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या वो 6 है। मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो ये आप सभी को पता है, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से।
अब संपूर्ण बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और भाग कौन सा है? तो भाग 4 में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का और आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में जाकर इसे परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं कर सकते, इसको बदला नहीं जा सकता। तो यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय व वाद योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 और ये आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो अस्पृश्यता का संबंध से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 14, 16, 18 इनसे आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन यानी सरकारी सेवा में अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत किया गया। सेना व शिक्षा उपाधियों के अलावा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, लेकिन सेना व शिक्षा उपाधियों के अलावा इसका अनुच्छेद 18 में अंत है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 विधि की समानता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की प्रश्नोत्तरी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।